तो हमने करंट कैरिंग वायर के पास में एक मूविंग चार्ज रखा तो उसके ऊपर एक डिफ्लेक्शन का फोर्स लग गया और ये डिफ्लेक्शन का फोर्स टेढ़ा लग रहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि करंट की डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा भी नहीं था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये टेढ़ा लग गया तो हमें पता चला कि एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक फोर्स ही था? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ऑरस्टेड वाला। ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, इसमें एक बैटरी लगाई, ठीक है, ये जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा था उस करंट की डायरेक्शन थी इस तरफ। तो हमने यहाँ पे कोई मैग्नेटिक नीडल रखी, ये मैग्नेटिक नीडल रखने की वजह से ये जैसे ही करंट फ्लो हुई, मतलब कि जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया, ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने लग गई, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को दूर रख के देखा, दूर रख के देखा तो कम डिफ्लेक्ट हुई, पास में रखा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई। तो मेरे को एक चीज पता चल गई, करंट कैरिंग वायर के पास में रखने से तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता है और दूर रखने से कम लगता है। यहाँ तक कंफर्म हो गया? ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल इधर कर लिया। अब की बात, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई आपकी, तो जब करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी तो ये डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया, ठीक है ना। पहले इस तरफ का आ रहा था तो अभी इस तरफ का आने लग गया। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन उल्टा हुआ तो हमें ये भी पता चल गया, ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर, ये करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे लिए जो ये फोर्स बना, इसे हमने मैग्नेटिक फोर्स बोला। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल पे सबसे पहले चेक किया था। तो मैग्नेटिक नीडल पे चेक किया तो हमें पता क्या चला कि ये फोर्स कैसा है, मैग्नेटिक फोर्स। किस पे डिपेंड करता है? वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा, करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से बना? मूविंग चार्ज की वजह से। इसलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही क्या होता है? मूविंग चार्ज होता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जब ये एक्सपेरिमेंट ऐसे हो गया तो हमारे को बताया कि फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है। फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स F इक्वल टू V Q मल्टीप्लाई V क्रॉस V। ये है मैग्नेटिक फील्ड, B है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, V है वेलोसिटी वेक्टर, Q है जो चार्ज, हमने यहाँ पे ये जो चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये F है उसके वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अभी देखो, इसकी वेलोसिटी कहाँ थी? ऊपर, और मूव किधर किया? इधर। इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा था? इस तरफ। फोर्स लग रहा था इस तरफ। इस तरफ फोर्स लगेगा तभी तो इस तरफ मूव करेगा, अगर दूर फोर्स लगता तो उस तरफ मूव कर रहा था। अच्छा, फोर्स लग रहा है इधर, वेलोसिटी ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे की तरफ, अंदर। क्रॉस, क्रॉस क्यों बना रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। अब जैसे V क्रॉस B, V है ऊपर की तरफ, B है नीचे, तो वेक्टर प्रोडक्ट याद करो, V क्रॉस B, अंदर की तरफ आ गया, लेफ्ट में V क्रॉस B। अच्छा, मान लो इधर देखते हैं तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था डॉट, डॉट का मतलब है बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर पॉजिटिव चार्ज रखता और इसको ऐसे ऊपर चला रहा होता तो ये कैसे मूव करता? तो इसका वेलोसिटी ऊपर और B आगे की तरफ, तो V क्रॉस B। अब भी ये किधर मूव कर रहा होता? इधर, ठीक है ना। तो मतलब इधर चार्ज रख के देखा तो भी इसके पास मूव कर रहा था, इधर चार्ज रख के देखा तो भी इधर पास मूव कर रहा था। तो F इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V क्रॉस B। अब इसको मैक्सिमम करना है तो F M की वैल्यू हो गई आपके लिए Q V B sin थीटा, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। तो आपके लिए वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा आपके लिए? Q V B, ठीक है। यहां से ये B मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा? B निकलेगा F अपॉन में Q इनटू V, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स अपॉन में चार्ज और वेलोसिटी। अब मैं इसकी है ना यूनिट और डायमेंशन निकालूंगा। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट यूनिट लेते हैं जिसका नाम है टेस्ला। ये तो क्या होगी इसकी यूनिट, ठीक है ना। अब इस टेस्ला को T से दिखाते हैं, जैसे 1T, ठीक है ना। ये तो कैसी थी टेस्ला? इसकी SI यूनिट। कैसी यूनिट होगी? SI। एक CGS यूनिट होती है जो होती है गॉस। ये कैसी होगी? CGS यूनिट। अब जब ये CGS यूनिट है तो टेस्ला और गॉस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। यहां तक ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन निकालते हैं तो टेस्ला की डायमेंशन, न्यूटन फोर्स का कितना है? न्यूटन, न्यूटन का कितना होगा? m1 L1 T - 2 अपॉन में
क्यू का चार्ज का कितना होता है एम्पियर सेकंड A1 T1। अच्छा V वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, जो L1 T -1। अच्छा ये T -1 + 1 ये तो कट गया। अच्छा ये L से ये L कट गया, ठीक है ना, एम्पियर ऊपर चला जाएगा। तो इसकी T की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास M1 L0 T -2 A-1। ये हो गई टेस्ला की, ठीक है ना। डायमेंशन पूछ ली जाती है, सिंपल छोटा क्वेश्चन होगा तो डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया तो ये आपको प्रोसेस पूछ लेगा कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट करोगे, मैग्नेटिक फोर्स से स्टार्ट करोगे और फिर यहां से ये करते जाओगे, तो ठीक है। अच्छा अब मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी थी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दी थी कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, ह्यूमन बॉडी ये होता था 10⁻⁻10 टेस्ला, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब कि ये जो वायर के अंदर आपके करंट फ्लो हो रहा था, तो इसकी वजह से पास के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बायो-सेवर्ट, ठीक है ना। तो ये बायो-सेवर्ट लो ने क्या लिया, एक लिया बहुत लंबा सा वायर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है ना। इसका कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, छोटा सा एलिमेंट इसे बोलेंगे लेंथ एलिमेंट, इसे क्या बोलेंगे लेंथ एलिमेंट, ठीक है। इसकी वजह से किसी पॉइंट P के ऊपर, किसी पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे क्रॉस का तो बनेगा। इस पॉइंट का नाम दे दिया P, इस पॉइंट का नाम दे दिया P, ये था R डिस्टेंस पे और यहां से था थीटा एंगल, यहां से था थीटा एंगल। तो बोला कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, कितनी करंट है उस पे डिपेंड करेगा, और कितना लंबा वायर लिया है मैंने उस पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है dB, ये प्रोपोर्शनल है इसके करंट के, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ के जितना ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा करंट, सॉरी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा के जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पास मतलब 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम, और इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा तो 0। तो थीटा 0 होगा तो साइन 0 भी 0, और थीटा 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 मैक्सिमम 1 हो जाएगा। अच्छा अपॉन में डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर तो r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले कौन कौन से फोर्स है, पूरी अपने फिजिक्स के अंदर 3 तरह के फोर्स है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशन, सेकंड होता है कूलॉम्स लॉ, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, या फिर इसको बायो-सेवर्ट लॉ के अंदर आपके मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कोएफिशिएंट लगाते हैं, तो dB इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा μ0 अपॉन में 4πI dl sin थीटा अपॉन में r। अब ये dB क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की अभी क्या है इंटेंसिटी की वैल्यू है, अभी डायरेक्शन नहीं आई है। तो डायरेक्शन कैसे, ये एक वेक्टर है और ये इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास में 4 रूल है, ठीक है ना। डायरेक्शन के रूल देखो, डायरेक्शन रूल, ठीक है। पहला है स्लो वेग, ठीक है ना। दूसरा है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तीसरा है राइट हैंड सर्कुलर लूप, राइट हैंड सर्कुलर लूप पर, ठीक है। फिर फोर्थ है आपके लिए मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है ना। अब जब ये दिखाओगे इसके अंदर तो केवल थ्योरी लिखनी है, ठीक है ना। इन तीनों में थ्योरी के साथ डायग्राम भी बनाने हैं, वही सुंदर सुंदर वाले हाथ वाले डायग्राम, ठीक है ना अपने। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल कैसा होता है,
जिस डायरेक्शन में करंट जा रही होती है, जैसे वायर है, ये वायर को पकड़ लिया तो वायर के जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में आपको अंगूठा रखना है, ठीक है ना, और जिस डायरेक्शन में आपके हाथ की उंगलियां कर्ल कर रही है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे गोल गोल घूमता होगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में अगर सर्कुलर लूप हो, मतलब कि एक वायर है इस तरह से, ठीक है ना, सर्कुलर लूप में इसके अंदर करंट इसी तरह से फ्लो हो रही है जिस डायरेक्शन में, तो आपको करंट की डायरेक्शन में किसको घुमाना है, हाथों को कर्ल करना है। हाथों को कर्ल करोगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में शो करेगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सर्कुलर लूप इस तरह से करंट फ्लो हो रही है तो आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर आ जाएगा, आपकी तरफ से मेरी तरफ, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए ऐसे केस में तो क्या हो जाएगा, मेरी तरफ से आपकी तरफ जाएगा। यहां तक समझ आया। अच्छा, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इसमें कॉर्क स्क्रू जैसे हमारे लिए स्क्रू होते हैं, यहाँ पे जो स्क्रू लगे हैं आपके, ये स्क्रू कैसे हैं कि इनको हम राइट हैंड से घुमाते हो तो अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू होता है जैसे जो वहां पे यूरोप में रहते हैं, वहां पे क्या होता है कि शैंपेन की बोतल होती है, तो शैंपेन की बोतल के ऊपर आपका कॉर्क का एक ढक्कन लगा हुआ रहता है और वो बहुत टाइट होता है, तो उसको खोलने के लिए क्या करते हैं, एक स्क्रू उसके अंदर डालते हैं और फिर उसे खींच लेते हैं। तो स्क्रू डालते हैं ना, तो स्क्रू कैसा होता है, राइट हैंड वाला होता है। राइट हैंड का मतलब राइट हैंड से गोल घुमाओगे आप उसे इस तरह से तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं वो तो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे जाता है वो होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको कुछ ऐसे से दिखाते हैं, ये जिस डायरेक्शन में आगे जाएगा ये हो गया उसकी आई करंट की डायरेक्शन, और आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, यहां तक को दिखे। अब इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई करंट है, ठीक है, dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r क्यूब, अपॉन में r क्यूब। यहाँ r क्यूब लिखा है, ये तो है इसका मैग्नीट्यूड r का, ठीक है, और ये r वेक्टर लिखा है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। तो जहां पे आपकी करंट जा रही है ऐसे ऊपर जा रही है, तो इस तरफ राइट हैंड रूल के हिसाब से इधर तो बनेगा नीचे का क्रॉस और इस तरफ बनेगा डॉट, इस तरफ क्रॉस इस तरफ डॉट। यहां तक टॉपिक समझ में आ गया। ये बायर-सेवर्ट रूल के अंदर आपको जब भी आएगा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बोल दिया तो बायर-सेवर्ट रूल ये पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट में फटाफट लिख दिया, लेकिन इसमें क्या है, एक बार i के इक्वल लिखोगे, एक बार dl sin थीटा के लिखोगे, एक बार 1/r² के, फिर एक बार मिक्स करके लिखोगे ऐसा, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इसकी वैल्यू ये होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। अच्छा, अब इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट लिखनी है, तो इसकी यूनिट देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया टेस्ला, ठीक है। इधर है करंट, इधर करंट लगी है टेस्ला, ये करंट एम्पियर में, ये मीटर में और ये मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो मीटर और मीटर स्क्वायर से तो कट जाएगा, 1 मीटर रहेगा, तो जगह टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर, तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर, ठीक है। अब इसकी यूनिट भी पूछ सकते हैं, जैसे बहुत कम चांस से पूछते हैं लेकिन पूछ लेते हैं। और किसकी पूछते हैं, इसकी यूनिट म्यू नॉट के इक्वल पूछेंगे, तो म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट कहां पे आता है आपका, उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर कूलम्ब्स लॉ के अंदर, वहां पे एप्सिलॉन नॉट की पूछते हैं या म्यू नॉट की पूछते हैं, और ग्रेविटेशन के अंदर g वाला जो कांस्टेंट होता है उसकी पूछते हैं, ठीक है ना। ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं किसके, सिंपल लेवल एग्जाम के, जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जैसे कि बायो-सावर्ट रूल पढ़ा, तो बायो-सावर्ट रूल की वजह से हमें ये तो किसकी वजह से निकाला, किसका, ये तो छोटे से dl लेंथ की वजह से निकाला। अब मुझे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जाए या कोई l लेंथ का वायर हो जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जाए या l लेंथ का वायर हो जाए, उसकी वजह से निकालना पड़े, तो उसकी वजह से हम जब निकालते हैं तो इसका हमें डेरिवेशन करना पड़ता है। मिटा दो इसको। अब देखो, मान लो कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वर्ड जो आएगा ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसके अंदर ले लिया आई करंट। अच्छा, एक चीज ये है कि जैसा हम ये आई डीएल लिखते हैं ना, इस आई डीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डीएल को बोलते थे लेंथ एलिमेंट, और आई के साथ मल्टीप्लाई बोलते हैं तो इसको करंट एलिमेंट। अब इससे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली, मान लो d डिस्टेंस ले ली,
ठीक है। परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे हम एक एल लेंथ का वायर ले रखे हैं, है तो ये इनफाइनाइट वाला, लेकिन मुझे तो एल लेंथ की वजह से चाहिए, तो एल लेंथ की वजह से यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे टच करेगा ये, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होंगे, इधर ले लिया φ1, नीचे की तरफ ले लिया φ2, ऊपर की तरफ ले लिया φ1, नीचे की तरफ φ2, ठीक है। इसमें करंट जा रही है I और ये लेंथ है इसकी L, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन तो क्रॉस, वो राइट हैंड रूल से इधर क्रॉस इधर डॉट। अब इधर B की वैल्यू चाहिए, तो इधर B की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में D, I अपॉन में D डायरेक्टली। इसमें D स्क्वायर नहीं है, ऐसा नहीं R स्क्वायर है तो आप D स्क्वायर लो, I अपॉन में D sin phi 1 प्लस sin phi 2, sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब इसमें केस आते हैं, केस क्या होता है, या तो हो जाए ये वायर ही क्या हो जाए इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब कि हमें पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो जब इनफाइनाइट होगा तो ये वाला पॉइंट टच कहाँ करेगा, एकदम लास्ट में इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे टच करेगा तो φ1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इसी तरह से नीचे की तरफ कर जाए तो φ2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो केस फर्स्ट, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो आपके लिए φ1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी φ2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री। ऐसे वाले केस में क्या होगा, तो जो B की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में D। अब इसकी वैल्यू sin phi 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा आपके लिए B इक्वल टू 2 यहाँ से कट हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I अपॉन में D। याद रखना है ये वाला इनफाइनाइट की वजह से, ठीक है। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या होता है कि एक साइड तो इनफाइनाइट हो और एक एंड पे हो, ठीक है ना, एट एंड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक एंड पे हो जाए, तो एक एंड पे कैसे होता है, जैसे कि φ1 की वैल्यू तो हो गई 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो कहाँ चला जाएगा 90, और एक ही एंड यहीं आ गया तो φ2 हो जाएगा 0, φ2 हो गया 0। इस वाले केस में B की वैल्यू यहाँ पे तो हो गया 90, तो sin phi 1 तो हो गया 1 और ये sin phi 2 हो गया 0, तो ये 1 रह गया, तो यहाँ वैल्यू रह जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन में D। ये तो हो गया दूसरा। अच्छा, अब मान लो केस थर्ड हो जाए, केस थर्ड क्या है, सर्कुलर लूप हो जाए, ठीक है ना, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या आएगा, इसकी बात यहाँ पे। अब यहाँ पे φ1 φ2 से करो या जैसे इसे जो पहले जो बायो-सेवर्ट वाला रूल था उससे करो, तो बायो-सेवर्ट के रूल से निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकलता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 I अपॉन में D, और ये D क्या है, इसकी रेडियस, यहाँ D डायमीटर मत ले लेना, D क्या है रेडियस इस सर्कुलर लूप की। जो भी इसमें करंट जिस तरफ फ्लो कर रही है I इस तरफ फ्लो कर रही है, तो यहाँ क्या बन जाएगा डॉट, करंट इधर फ्लो कर रही है तो डॉट बाहर की तरफ, और अगर क्लॉकवाइज होती तो क्रॉस, म्यू नॉट अपॉन में 2 I अपॉन में D। अच्छा, इसी केस थर्ड में क्या करें कि अब मान लो हाफ ही हो वायर, हाफ सेमी सर्कल हो, ठीक है, तो केस 4 बन गया इसका, केस 4 सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर लूप में क्या हो गया, इस तरह से हो गया, इसकी रेडियस कितनी है मान लेते हैं स्मॉल r मान लेता हूं आपकी बात रेडियस, तो ये वाला करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा B की वैल्यू क्रॉस, अब की बार B की वैल्यू क्या जाएगी, जितना फुल की वजह से जितना है उसका हाफ कर दो, क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ये हाफ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 I अपॉन में r। अब की बार मैंने r ले लिया ना रेडियस, या d ले रहा था इसलिए चल रहा था, यहाँ r ले लिया इसलिए। अब मान लो कि क्या हो कि एक सर्कुलर तो पूरा है, केस सर्कल तो पूरा है, लेकिन मुझे एक आर्क की वजह से चाहिए, केवल इतने से आर्क की वजह से, ठीक है ना। तो बाकियों का ये समझ लो कि ये है ही नहीं, यहाँ पे वायर कुछ, यहाँ पे वायर है ही नहीं, ठीक है ना। तो बाकियों के वायर है ही नहीं, मतलब वायर कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा था और ऐसे गया, और यहाँ पे आपको सेंटर पे चाहिए,
इसकी वजह से, और ये सेंटर पे जो एंगल डाल रहा है वो है थीटा। तो यहाँ पे जो सेंटर पे फुल की वजह से जितना था, पूरे की वजह से जितना था, उसका कितना करता है थीटा अपॉन में 360, उसका करना है थीटा अपॉन में 360। तो b कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 i अपॉन में इसकी रेडियस r ले ली तो r, ये हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री, थीटा अपॉन में 360। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि केस 6 हो जाए, ये 6 में क्या हो जाए, इस तरह से कोई वायर हो जाए जिससे ये इक्वल एंगल बना रहा है, ये φ1 और φ2 क्या है इक्वल, φ1 इक्वल टू क्या है φ2 इक्वल ही आ जाए, ठीक है। इक्वल आ जाए उस केस में b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i अपॉन में d साइन फाई प्लस साइन फाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 साइन फाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई i साइन फाई अपॉन में d, ठीक है। और ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ d डिस्टेंस, मिड पॉइंट ऑफ वायर एंड डिस्टेंस। क्या तक तो दिखती बात, ठीक है।